आप सभी श्रोता मित्रों को हार्दिक नमस्कार। प्रस्तुत है शिवानी जी द्वारा लिखित कहानी मामा जी। कौन कह सकता था कि यह वही मरघिन्नी सी रोहिणी है जो अपने ताऊ की लड़की की मंगनी की साड़ी पहन हर शादी मुंडन पर बनने सोहर गाती नटनी सी नाचती थी। आज वह किसी बड़े अफसर की पत्नी को हर क्षेत्र में मात दे सकती थी। गर्मी की छुट्टियों में जब वह पहाड़ आती तो काठ गोदाम स्टेशन पर उसका असबाब एक आंख की कानी मद्रासी आया और बेंत से मढ़ा बच्चे का कमोड पूरे स्टेशन पर उसके व्यक्तित्व की मुहर लगा देते। कभी वह बुक स्टॉल पर खड़ी होकर विदेशी पत्रिकाओं के पन्ने उलटती, कभी अपने गोरे चेहरे पर लगे धूप के चश्मे को उतार कर अंग्रेजी में अपने दोनों बच्चों को डांटती और कभी अपनी कलाई पर बंधी घड़ी में बार बार समय देखती। उसका व्यक्तित्व भी पति की अफसरी के साथ साथ निखर आया था। बड़े अफसर की पत्नी बनना भी कांटों का ताज पहनना है, यह रोहिणी भली भांति समझ गई थी। पर कुशल पत्नी की भांति वह बिना मीन मेख निकाले जानबूझकर भी मक्खी निगल लेती थी। हर शेर में 2 छटाक का कमीशन उसके अर्दली का जन्म सिद्ध अधिकार था। आया की तनख्वाह, दोनों बच्चों के अंग्रेजी स्कूल की महंगी फीस, ये सब खर्चे तो थे ही। उस पर उसका रहा सहा खून सुखाने को उसके पति राजेंद्र ने हिसार की एक भैंस भी खरीद ली थी। चरी भूसा अल्लम गल्लम से रोहिणी के चपरासी का भत्ता बड़े मज़े से घर बैठे निकलने लगा। पर भैंस के साथ साथ अर्दली की ही चमड़ी चिकनी होने लगी। घर के साहब और मेम साहब सूखने लगे। इससे तो आपने हाथी पाल लिया होता, वह भी सस्ता पड़ता। यह मुई तो हर महीने 80 रुपये डकार रही है, और भुनभुनाकर पति से कहती। पर राजेंद्र सुनी की अनसुनी कर देता। रोहिणी को कभी संतोष नहीं हुआ। एक जिले से दूसरे जिले को तबादला नहीं होता तो वह पति को अकर्मण्य होने के ताने देती। तबादला होकर वह तरक्की पर जाता तो वह उसके पिछले पद के लिए बिसूरती। इससे तो आपकी डिप्टी कलेक्टर ही अच्छी थी। कलेक्टर न हुए तहसीलदार हो गए। जब देखो तब एक न एक मिनिस्टर डिप्टी मिनिस्टर कंधे पर सवार है। सेक्रेटरिएट में ज़रा सी कोशिश में पहुंच जाइएगा। रुक्की जीजी को देखिए ना, जीजा जी डिप्टी सेक्रेटरी क्या हुए, रानी बन गई हैं। राजेंद्र ने भी उसे एक दिन रानी बना दिया, पर उसका बड़बड़ाना बंद नहीं हुआ। अब वह भैंस, चपरासी और सेकेंड हैंड खरीदी गई फिएट पर पूरी तरह बरसने लगी। दुहेजू पत्नी की भांति दुहेजू मोटर भी दिन रात नखरे दिखाती है, इसमें कोई संदेह नहीं। उस पर राजेंद्र गाड़ी चलाने में बेहद घबरा जाता था। इसी से साहब की चुटिया दिन रात ड्राइवर की मुट्ठी में रहती, जब चाहे उनसे पानी भरवा ले। कभी इंजन में खराबी बता देता, कभी न जाने किस छिद्र से पूरी गाड़ी का पेट्रोल ही सोख लेता। पर साहब भी नहले पर दहला थे। भैंस पालते ही अहीर के जन्मजात गुण दोष उन्होंने स्वयं ही ग्रहण कर लिए। अहीर जिस निर्लज्जता से ग्राहकों के दूध में पानी मिलाता है, उसी बेहयाई से वह अपनी अफसरी में पानी मिलाने लगे। कभी दौरे पर जाते तो तगड़ा टीए बिल बनाकर अपने विभाग को मोड़कर धर देते। जब जी में आता तब दफ्तर जाते। लंच के लिए लौटते तो घंटों खर्राटे लेते। फाइलों का अंबार मेज पर अनाथ सा पड़ा रहता। बाहर घंटी पर बैठा चपरासी ऊँघता और भीतर साहब। रोहिणी अपने नए फ्लैट में आकर भी खुश नहीं हो पाई। एक तो लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी, उस पर राजेंद्र एक उच्च पदस्थ अफसर। दिन रात के मेहमानों ने उसकी नाक में दम कर दिया था। कभी कोई आदमी होलडाल लटकाए टोकरी लिए इंटरव्यू के लिए चला आ रहा है, कभी कोई अपनी बदली रुकवाने। टोकरी में लाएंगी भी बस पहाड़ी सस्ते तोहफे, या पाव भर की एक एक पहाड़ी मिर्चें, या फिर 10 शेर का विशाल गमगोले सा भीम कद्दू। रोहिणी के जी में कभी कभी तो आता कि वही कद्दू खींच कर मारे अतिथि देवता के सिर पर। भारतीय नारी क्या कभी ऐसा दुस्साहस कर सकती है? खूब हंस हंस कर वह अतिथि की अभ्यर्थना करती। जाड़े में जीजी, ताई या चाची को साथ लेकर आने का अनुरोध करती और अतिथि देवता के जाते ही पति पर बरस पड़ती। उस दिन भी ऐसा ही हुआ। पिछली रात की पहाड़ की गाड़ी से उसके पति के देहाती उजड्ड मामा जी विदा हुए तो उसने पति को खूब जली कटी सुनाई थी। अपना पेट दिखाने ही ममिया ससुर काली कुमाऊँ से चले आए थे।
उनका कथन था कि उनके पेट में भयानक फोड़ा है। मेडिकल कॉलेज के चरक उनके मत से सहमत नहीं थे। उन्हें केवल वहम की बीमारी थी। ऐसा स्वस्थ पेट उन्होंने कभी नहीं देखा था। रोहिणी के कथनानुसार बुढ़े के पेट में कोई भयानक ड्रैगन सी जोंक थी। एक बार में 20 रोटियां खाकर बुढ़ा उसका पटरा बैठा गया था। उस पर रोहिणी का कहना था कि मामा जी को खिड़की से पेशाब करते उसने स्वयं देखा, और राजेंद्र कहता था कि ऐसा जघन्य कार्य उसके मामा कभी नहीं कर सकते। इसी बात को लेकर दोनों में खूब सुबह चेंचे पेपे हुई और आधा पेट खाकर ही राजेंद्र उठ गया था। इसी से जब दोपहर में राजेंद्र का फ़ोन आया तो रोहिणी का माथा ठनका। नाराज़ होकर गए थे, फिर फ़ोन कैसे आ गया? क्या है? कुछ झल्लाकर ही उसने पूछा। सुनो, तुम्हारे देबूदा आ रहे हैं, अभी अभी तार आया है। बड़े काम के आदमी हैं रोहिणी, खूब बढ़िया खाना पकाना। रोहिणी का चेहरा क्रोध से तमतमा उठा। काम के आदमी है न खाक पत्थर। भाई देखो, पकवान टाइप खाना बनवाना। आखिर पुरोहित कुल है, संस्कार थोड़े ही मिटते हैं। हमारे मामा तो है नहीं जो खिड़की से। झल्ला कर रिसीवर पटक दिया था रोहिणी ने। मायके के कुल को लक्ष्य कर फेंका गया पति का तीखा भाला उसकी छाती में घुप गया। उसके पिता पुरोहित थे, उसे बार बार स्मरण दिलाने की कौन सी आवश्यकता थी? चाहती तो वह भी पति को कैसे कैसे तानों से बींध सकती थी। ससुर कुल की कीर्ति क्या उससे छिपी थी? उसकी सुंदरी विधवा तैया सास का उसके ससुर से जो रसीला मधुर संबंध था उसे कौन नहीं जानता। जब चाहे गंगा में कितनी ही डुबकियां लगाकर अपने गौर ललाट को चंदन चर्चित कर लें, राजेंद्र की ताई ललाट का खिला कलुष क्या मिटा सकेंगी? आज देबूदा के आने का समाचार सुनकर उसकी आंखों में नंदन का चेहरा तैर गया। भाई दूज के दिन अभागे भाई की स्मृति में उसकी आंखें छलछला उठीं। दीन पुरोहित का हतभागा पुत्र नंदन अपनी दीदी की ससुराल में आश्रय की भीख मांगकर ही तो आया था। रोहिणी के पुरोहित पिता की मृत्यु हो गई थी। दरिद्र अनाथा रूपवती बालिका को केवल उसके सौंदर्य पर ही रीझ कर उसके श्वशुर बहू बनाकर लाए थे। रोहिणी की विधवा माता साधारण ब्राह्मण वृत्ति करने वाले परमानंद पांडे की पत्नी थी। पति को विवाह योग्योपवीत से मिले 1-2 दुशाले और रेशमी पीताम्बर देकर ही उसने कन्यादान से मुक्ति पा ली थी। बड़े कष्ट से पुत्री को इंटर तक पढ़ा पाई थी। समधी आग्रह कर स्वयं ही नंदन को भी लेते गए थे। फिर एक बात और थी, नंदन रोहिणी का जुड़वा भाई था। नाक, आंखें, होंठ सब एक ही ठप्पे का। वैसी ही बड़ी बड़ी भोली आंखें, घनी पलकों का एक ही कटाव, यहाँ तक कि दोनों के कच्चे गले की हंसी भी एक सी ही थी। समधी को उसे देखकर लगा जैसे भाई बहन की उस अनुपम जोड़ी में से एक ही को लेने पर एक सुंदर जोड़ा नष्ट होकर रह जाएगा। क्यों ना भाई बहन साथ साथ रहें। विधाता ने उन्हें सब कुछ दिया था। लड़का आराम से पढ़े लिखेगा, माँ क्या खिलाकर पढ़ाएगी। बेचारी स्वयं लोगों के यहाँ फटक बीन कर पेट पालती थी। लड़की और लड़के को दयावान समधी को सौंपो बद्रीनाथ की यात्रा को गई और फिर नहीं लौटी। तीर्थयात्रियों को लेकर एक बस उलट गई थी, उसी में रोहिणी की माँ भी गई थी। पहले पहल तो नंदन को हाथों ही हाथ नचाया गया, पर धीरे धीरे वह बासी पड़ने लगा। रोहिणी की जेठानी कालिंदी दरिद्र कुल से लाई गई अपनी देवरानी के पीछे हाथ धोकर पड़ी रहती। उसके पति बर्मा में इंजीनियर थे, इसी से विशालांगी कालिंदी पति के वैभव मद में चूर रहती। एक दिन नंदन से बोली, कहो हो छोटे पंडित, पिता से कुछ पूजा पाठ भी सीखे हो या निरी कोरी हणिया हो? कुछ संकल्प कराना जानते हो तो तुम्हें बर्मा ले चलती। वहाँ तो पितृपक्ष में जिमाने को कोई ब्राह्मण भी नहीं जुटता। पहाड़ी घरों में भला बिना पुरोहित पंडों के निभती है। अब पिछली रक्षाबंधन में रक्षा बांधने वाला भी कोई नहीं मिला। रक्षा बांधना तो मुझे आता है ना दीदी। समर्थन के लिए मूर्ख नंदन ने सिर झुकाकर बैठी रोहिणी को उकसाया और जोर जोर से सबको सुनाकर हिल हिल कर पढ़ने लगा। ये न बद्दो बली राजा, जा भाग बाहर। चीख कर रोहिणी ने उसे भगा दिया। कालिंदी और उनकी नंदें जोर से हंस पड़ी। रोहिणी की आंखें छलछला आईं।
अपने उस मूर्ख जुड़वा सहोदर को लेकर उसे नित्य घर भर के ताने सुनने पड़ते। स्कूल से भागकर वह दिन भर सड़क के आवारा छोकरों के साथ गुल्ली डंडा खेलता। कभी घर भर की औरतों के पेटीकोट ब्लाउज सुखाने छत पर चढ़ जाता। कभी एक एक आने के पान के लिए 3 मील दूर बाजार भगाया जाता। नंदन में आत्मसम्मान नाम की कोई वस्तु नहीं थी और इसी बात का रोहिणी को सबसे अधिक दुख था। श्वशुर की मृत्यु हुई तो सम्मिलित परिवार का दुर्ग स्वयं ढह गया। रोहिणी अपने दोनों बच्चों और भाई को लेकर पति के साथ रहने लगी। अब वह स्वतंत्र थी, न तैया सास का अनुशासन न ससुर की ताड़ना। कालिंदी बर्मा चली गई थी। दोनों ननदों का विवाह हो गया था। रोहिणी भाई की ओर से उदासीन रही ऐसा भी नहीं था। उसने नंदन के लिए 2-2 मास्टर भी लगवा दिए थे, पर वह हाई स्कूल में लगातार 5 वर्ष फेल होकर पंचवर्षीय योजना पूर्ण कर चुका था। छोटी भांजी से खेलना उसे बहुत पसंद था। कभी रोहिणी की नज़र बचाकर वह नन्ही नीलू के हाथों से बिस्कुट छीनकर खा लेता, कभी उसके मुंह से दूध की बोतल खींचकर खुद बड़ी बड़ी घूंटे ले लेता। बच्ची जोर से रोती, पर मामा के चेहरे से अपनी माँ का आश्चर्यजनक साम्य देख स्वयं ही चुपचाप हो जाती। मामा का चेहरा भी उसकी अबोध आंखों में माँ का ही था। नंदन कभी भांजी को गोद में लिए नौकरों के सागर पेशे में चला जाता और खूब बीड़ियाँ फूंकता। गाजीपुर को राजेंद्र का तबादला हुआ तो नंदन बड़ा प्रसन्न हो गया। जीजा जिले के बादशाह थे। उनकी सल्तनत में साले की खूब मौज थी। खूब बड़ी कोठी थी। उसके विराट अहाते में इमली, बेर और आम के दरख्तों का पूरा जंगल था। एक ओर गन्ना खड़ा था तो दूसरी ओर अरहर। नंदन जब जी में आता उस बियावान में जाकर खो जाता। दीदी की असंख्य अर्दलियों को भी इस घर के भेदी विभीषण के आने से बड़ी सुविधा हो गई। वह साहब का कर्मण्य साला था, इसी से उसे लट्टू सा घुमाया जाने लगा। साइकिल टूटती तो मूर्ख नंदन को फंसाया जाता। नंदन किसी भी अपराध की जयमाला ग्रहण करने के लिए सर्वदा तत्पर रहता। जीजा के अर्दली अली मर्दान से उसकी प्रगाढ़ मैत्री थी। उसी ने उसे अफीम की कुटेव डाल दी। पहले पहल अली अपने किशोर मित्र का शौक स्वयं पूरा करता रहा। फिर उसने नंदन को घर की छोटी मोटी चीज़ें पार करना सिखा उसे उसके पैरों पर खड़ा कर दिया। जिस दीदी की थाली में नंदन खा रहा था वह उसी में छेद करने लगा। एक दिन राजेंद्र के हाथ की घड़ी खो गई। रात को खोलकर सिरहाने की मेज़ पर रखी थी। सुबह उठा तो नहीं थी। थोड़ी ही देर में पूरे बंगले में तहलका मच गया। तीखी मूंछों वाले खुर्राट दरोगा ने घर के नौकरों की चमड़ी उधेड़ दी। गरीब परवर। अली मर्दान का एक एक शब्द रोहिणी को अभी भी याद था। घड़ी बड़ी मेम साहब के भाई साहब ने चुराई है साहब। उसने दरोगा के पैर पकड़ लिए। क्या कहता है कमबख्त। दरोगा ने उसे ठोकर से दूर पटक दिया। पर दरोगा घाट घाट का पानी पिए था। उसकी आंखों ने चोर पकड़ लिया। नंदन जमीन पर नजर गड़ाए चुप खड़ा था। कसम कुरान की सरकार, कल भैया जी को कबाड़ी से मोल भाव करते मैंने खुद देखा। 25 रुपए मांग रहे थे। राजेंद्र का खून खौल उठा। सिर झुकाए नंदन कांप रहा था। उसकी 350 की घड़ी 25 में। अहमक, बेहया, कहकर राजेंद्र क्रोध में अंधा बन उसे जूतों से ठोकरे मारता बरामदे के एक कोने से दूसरे कोने तक फुटबॉल सा उछालने लगा। क्रोध आने पर राजे से बाहर हो जाता था। इधर जिलाधीश बनने के पश्चात उसे हाई ब्लड प्रेशर हो गया था और मारते मारते शायद उसकी जान ही ले लेता। पर रोहिणी उसे खींचकर भीतर ले गई थी। अपने ओहदे का तो ख्याल कीजिए। सब नौकर चाकर देख रहे हैं, क्या कहेंगे। यह भागा होते ही क्यों नहीं मर गया। आज ये अपमान तो नहीं होता। वो रोने लगी थी, किंतु अंधेरा होते ही जिस भाई की वो मृत्यु कामना कर रही थी उसी के लिए जी न जाने कैसा कैसा होने लगा। पिछवाड़े जाकर उसने देखा, आया खड़ी थी। मेम साहब, भैया जी तो लंगड़ाते लंगड़ाते बंगले से बाहर चले गए थे। वो बोली, मरने दो भागे को, कहकर रोहिणी ने द्वार बंद कर दिया था।
उसका वह द्वार तब से भाई के लिए सदा बंद ही रह गया। खोए भाई को ढूंढने का न उसने कोई प्रयत्न किया न राजेंद्र ने। धीरे धीरे नंदन की स्मृति की छाया स्वयं ही मिट गई। आज देबूदा के आने के समाचार से जब बच्चे मामा जी कहकर उत्साह से कमरा ठीक करने लगे और वह पकवान बनाने में जुट गई, तो उसकी अंतरात्मा उसे न जाने क्यों धिक्कारने लगी। सगे मूर्ख मामा के अस्तित्व से भी बोध बच्चे अनभिज्ञ थे और देबूदा से ओछे व्यक्ति के लिए वह कैसी तैयारियों में जुट गई थी। वही देबूदा जिसके पिता उसके सगे ताऊ होकर भी उसके दरिद्र परिवार के कभी हितैषी नहीं रहे। गर्मी की छुट्टियों में घर आते तो देबूदा और उनकी बहन लक्ष्मी गंधर्व किन्नरी सी सज धज कर ऐंठते फिरते। वह डरती डरती लक्ष्मी दीदी के पास जाकर कहती, लच्छी दी, एक साड़ी देंगी मुझे? आज पंत जी के नाती का जन्मदिन है, मुझे नाचना है। बाप रे बाप, तेरा नाच न हो गया तूफान? जब देखो तब सुनती हूँ साड़ी चाहिए, तेरा नाच है। देती हूँ, पर खबरदार जो खरोच भी लगी, अम्मा मुझे मार डालेंगी। मेरी कोई भी साड़ी 30 से कम की नहीं है, ले। क्या एक रंग उड़ी सस्ती रेशमी साड़ी उसकी गोद में पटक देती और इतना सब सुनकर भी वह मंगनी की साड़ी उठाए ऐसे भागती जैसे दुनिया की सारी दौलत उसके हाथों में आ गई हो। आज वह देबूदा से सब बातों का बदला लेगी। पहले बिठाएगी अपने दीवान खाने में, फिर बेडरूम किचन रेंज दिखाकर अपने स्वादिष्ट घृत पकवानों से उसे अभिभूत कर देगी। वह देबूदा के ओछे स्वभाव को जानती थी। सुना बहुत बड़े आदमी हो गए हैं, 1-2 वर्ष में मुख्यमंत्री बनने की भी संभावना है, लाखों रुपए बना लिया है। लच्छी दी ने किसी मुसलमान से अंतर्जातीय विवाह कर लिया था और पाकिस्तान चली गई थी। यदि देबूदा ने नंदन की कुशल पूछी तो वह भी तुरुप का पत्ता मार ही देगी लच्छी दी की कुशल पूछकर। देबूदा आए तो वह दंग रह गई। कद उनका पहले ही बूटा था, अब एकदम गोल बन गए थे। खद्दर का टोपी कुर्ता धोती पहन देबूदा बड़े रूपदार लग रहे थे। हाथ के 2-3 कुम्हलाए पुष्पहार उसकी पुत्री को थमाकर देबूदा हंसते हंसते स्टील के निहत्थे सोफे पर धंस गए। बाप रे बाप, कैसी भाग्यवान है तू रोहिणी, अपने पति को रोज देख तो लेती है। यहाँ तो 4 महीने का आकाश विहारी बना फिर रहा हूँ। यह जिंदगी ही ऐसी है। उन्होंने बड़ी अदा से सिगार की राख गिराई। किसकी पत्नी और किसका पति? वह रोहिणी के निमंत्रित भड़कीले अतिथियों को देखकर कहते जा रहे थे, अभी एमपी दल का नेतृत्व करके लौटा हूँ। आज रात ही फिर दिल्ली पहुंचकर पंडित जी से मिलना है। उन्होंने ऐसे लहजे में कहा जैसे उसके साहचर्य के बिना पंडित जी के गले के नीचे गस्सा भी नहीं उतरता। सोचा भाई दूज है, तुझे भी मिलता चलूं। बहुत अच्छा किया देबूदा, आपको मेरी याद तो आई। क्या करूं बहन, याद क्यों नहीं आती, पर आज जेनेवा कॉन्फ्रेंस है तो कल सऊदी अरेबिया जाना है। अब तू ही बता, ऐसी ज़िंदगी में दम मारने की भी फुर्सत किसे रहती है। उन्होंने अपनी किश्ती सी खद्दर की टोपी को उतार कर गोदी में धर लिया और आराम से टांगे पसार कर सिगार फूंकने लगे। रोहिणी ने उस दिन पहाड़ी पकवानों से मेज़ भर दी थी। मोमन डली फूली पूरियाँ थीं, पहाड़ी ककड़ी का पीला रायता, भांग के बीज भून कर बनाई गई दाड़िम की चटनी थी और घी में तले गए कुरकुरे लाल सिंगल थे, जिनकी खुशबू से देबूदा के नथुने फड़कने लगे। एक क्षण को वह सऊदी अरेबिया, जिनेवा कॉन्फ्रेंस और पंडित जी को भी भूलकर खाने की सामग्री पर टूट पड़े। रोहिणी के दोनों बच्चे अपने हिस्से की पूरियां और पकवान टोकरी में भरकर लॉन में पिकनिक मनाने चले गए थे। हरी हरी घास पर चटाई बिछा महिम भागकर पड़ोस के भाटिया साहब के बच्चों को पिकनिक का निमंत्रण दे आया था। दोनों बच्चे कैक्टस के बड़े पीपे के पास खड़े हो मित्र मंडली की प्रतीक्षा कर रहे थे। भीतर की पार्टी के अतिथियों की हंसी का स्वर अंग्रेजी रिकॉर्ड के संगीत के साथ तैरता आ रहा था। हाउस ऑफ बैम्बू और उसी लोकप्रिय धुन के साथ सीटी बजाकर महिम एक पैर से ताल दे रहा था कि सहसा उसकी सीटी का स्वर गले में ही सूख गया। दीदी देख, और वह कुछ नहीं कह सका।
भय से 8 वर्ष की महिम की घिघी बंध गई। लॉन के लता द्वार पर एक नंग धड़ंग 6 फुटा पगला खड़ा था। उसकी दोनों आंखें लाल अंगारे सी दहक रही थीं। गंदी दाढ़ी के छितरे बालों पर उसकी लाड टपक रही थी। वह धीरे धीरे बच्चों की ओर बिना देखे टोकरी की ओर लोलुप दृष्टि से देखता बढ़ा आ रहा था। उसके हाथ में एक सूखी टहनी थी और दूसरा हाथ कटा था। कूनी के नीचे कुछ था ही नहीं। नीलू भाई का हाथ खींचकर भीतर भाग गई। रोहिणी फ्रिज से मिठाई निकालने आ रही थी। अंधेरे में वह दोनों बच्चों से टकरा गई। अरे, यहाँ क्या कर रहे हो गई तुम्हारी पिकनिक? मम्मी देखो। माँ को पाकर नीलू का साहस लौट आया। देखो मम्मी, वह नंगा पगला हमारी टोकरी से पूरी निकाल कर खा रहा है। खिड़की के कांच से सड़क के लैंप पोस्ट की धुंधली रोशनी में पगला भयानक लग रहा था। दोनों घुटने टेक कर वो टोकरी से पूरियां निकाल नोच नोच कर भूखे कुत्ते की तरह खा रहा था। क्या हरामखोर दरबान मुफ्त की तनख्वाह लेता है? लॉन के भीतर पागल कैसे आ गया? बड़बड़ाती रोहिणी ने बाहर की बत्ती जलाई और डपट कर कहा, भाग जा, कौन है तू? पगला उसे देखकर परमहंस योगी की भांति हंस पड़ा। पूरी के गस्से से उसके दोनों गाल फूल गए। वो फिर हंसा, पर रोहिणी नहीं हंस सकी। घबरा कर उसने बत्ती बुझा दी। उसकी डपट सुनकर दरबान लाठी ठकठकाकर बढ़ आया। उसकी आहट पाते ही पगले ने नट की सी फुर्ती से अपने कटे हाथ के बावजूद एक ही हाथ से चील की भांति झपट्टा मारकर टोकरी उठा ली और दीवार को लांघकर हवा हो गया। अभागा आया भी ठीक भाई दूज के दिन, पर हाथ कैसे कटा? रोहिणी के जी में आया कि दरबान से कहे कि भागकर पगले को पकड़ ले। और पगला उसका सगा जुड़वा भाई है, पर उसका आदेश उसके कंठ में ही विगलित होकर रह गया। पगले ने निस्संदेह उसे पहचान लिया था। कैसे उसकी आंखें क्षण भर को चमक उठी थीं। पहचान कर ही तो वह अपनी चिर परिचित भोली हंसी हंसने लगा था। पहचान कर भी वह भाग क्यों गया? नहीं, पहचाना नहीं होगा। रोहिणी अपने व्यर्थ तर्क से अपने चित्त को स्वयं शांत करने लगी। अरे भाई, कहाँ हो? भीतर से राजेंद्र ने हाँक लगाई। अच्छी मिठाई लेने गई। रोली अक्षत भी लेती आना, तुम्हारे देबूदा का एक एक क्षण अमूल्य है। रोहिणी हड़बड़ाकर पूजा गृह की ओर चली गई। निभृत निसंग पूजन गृह में पहुंचकर थाली में रोली अक्षत सजाती वह अपने को रोक नहीं सकी। सिर झुकाए बुरी तरह सिसक उठी। जल्दी करो मम्मी, पापा कह रहे हैं मामा जी को अभी जाना है। नीलू भागती भागती आई। रोहिणी ने मुंह फेरकर आंखें पोंछ ली। उसके धनांध विवेक शून्य चित्त ने उसे फिर समझाया, क्या वह पति के उच्च वर्गीय अतिथियों के सम्मुख अपने पगले नंग धड़ंग भाई को लाकर खड़ा कर सकती है? विभिन्न विभागों के सचिव, अनुसचिव, उनकी ओछी दंभी पत्नियां, जिनमें से किसी का भाई ब्रिगेडियर था तो किसी का मेजर, और उन सब के बीच सोफे पर लेटे बर्मी सिगार का विलासी धुआं छोड़ते उसके देबूदा। किस दुस्साहस से वह छितरी दाढ़ी पर लार टपकाते अपने पगले भाई का परिचय दे पाती। मम्मी, मामा जी को मैं भी टीका करूंगी। उछलती कूदती नीलू बड़े उत्साह से रोली का थाल छीनकर भीतर भाग गई। तो यह थी शिवानी जी की कहानी मामा जी। सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।